नमस्ते। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, इस अध्याय में हम परमाणु संबंधी विभिन्न मत, साथ ही रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु, अणु, तत्व के अणु, यौगिक के अणु, आयन तथा प्रतीक व रासायनिक सूत्र, आणविक द्रव्यमान व मोलर द्रव्यमान की जानकारी लेंगे। अब हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया कि जो पदार्थ है उसकी विभाज्यता के मत के बारे में बहुत से भारत के दार्शनिक व वैज्ञानिकों ने परमाणु संबंधी अपने मत दिए। महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं, परंतु अंतिम सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, और जो अविभाज्य कण था उन्होंने इसे परमाणु नाम दिया। इसी प्रकार एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कत्यायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें पदार्थों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कण को परमाणु कहा था, अर्थात इन्हें और आगे विभाजित नहीं किया गया। इंग्लिश में इस अविभाज्य कण परमाणु को एटम कहा। वैज्ञानिक आंतवा ए लवाइज़िए, उन्होंने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। वैज्ञानिक आंतवा ए लवाइज़िए ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया। उन्होंने लवाइज़िए ने प्राउस्ट के साथ मिलकर बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य किए। उसके पश्चात 2 नियमों को प्रतिपादन किया: द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। सबसे पहले हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की जानकारी लेंगे। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश। इस नियम को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या देखते हैं हम? आपको सामने X Y एक टेबल दे रखी है। आपने देखा होगा X में कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट। इसी प्रकार से Y वाले युग्म में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड ये दे रखे हैं। इनमें से हम कोई भी एक जोड़ा लेंगे, चाहे कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट ले लो या बेरियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट ले लेंगे। अब इनका अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार करेंगे। इसके पश्चात जो हमारे पास विलयन तैयार है उसमें से जो वाई विलयन है, इस वाई विलयन को शंक्वाकार जो ये फ्लास्क दे रखा है इसके अंदर हम डालेंगे। ये वाई विलयन किसका होगा? सोडियम कार्बोनेट का। कितने? 10 ml में जल में घुला हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक का जो विलयन है उसको क्या करेंगे, एक छोटी परख नली ये दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे और उस परख नली को इस प्रकार से एक धागे की सहायता से लटकाएंगे कि दोनों द्रव आपस में मिश्रित न हो। साथ ही ऊपर हम इसमें ये कार्क को कस देंगे जिससे अंदर का पदार्थ बाहर न जा सके। अब क्या करेंगे कि जो शंक्वाकार फ्लास्क है इसका पूरा हम तोल ज्ञात कर लेते हैं। तोलने के पश्चात
हम क्या करेंगे कि जो ये हमारे पास छोटी परख नली है इसको धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और घुमाने के उपरांत क्या होता है, इसका विलयन वायु विलयन में मिल जाता है और यहाँ क्रिया संपन्न होती है और इस प्रकार से पदार्थ का यहाँ पर निर्माण होता है और कुछ गैस प्राप्त होती है। अब हम क्या करेंगे, पुनः इस फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोल लेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये फ्लास्क था उसका जो वजन है जैसे पहले हमने जो लिया था उसके बराबर आता है, अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम स्थिर अनुपात के नियम को देखेंगे। स्थिर अनुपात के नियम में लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे उसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। उदाहरण के रूप में हम जल को लेंगे। जल का जैसे अपन सूत्र जानते हैं क्या होता है, H2O। अब जल किससे मिलकर के बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और किससे होता है, ऑक्सीजन से। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा वो कितना होता है, 1:8 होता है। अब जल चाहे हमें कहीं से भी प्राप्त हो, इसी प्रकार से जैसे अब ये आपने कैसे अनुपात प्राप्त किया, तो आप जान रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना होता है, इसका परमाणु भार 1 है ना, H2 है तो 2 हो गया। इसका अनुपात ज्ञात करना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2:16, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे हम तो 1:8। इस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना प्राप्त होता है हमें, 1:8, चाहे वो जल हमें कहीं से भी प्राप्त होता हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को देखेंगे। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में इन दोनों नियमों की पुष्टि करी। पहला द्रव्यमान संरक्षण की और दूसरा था स्थिर अनुपात के नियम की। अब जॉन डाल्टन, इनका जन्म 1766 में एक इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की थी। अब 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सभी पदार्थ चाहे तत्व हों, यौगिक हों, मिश्रण हों, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं और किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है इसमें दोनों नियम की पुष्टि हो रही है। जो आपने एक पॉइंट अभी देखा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। यह नियम किसकी पुष्टि करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। साथ ही इसके भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं और भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यह स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। अब हम परमाणु संबंधी जानकारी देखेंगे। जब इन तथ्यों से हमने स्पष्ट किया कि तत्व का सबसे छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। अपवाद के रूप में उत्कृष्ट गैसें,
जैसे जो भी अक्रिय गैसें हैं वो अक्रियाशील होती हैं और स्वतंत्र विचरण प्रकृति में करती हैं। इसी प्रकार मैं एक उदाहरण से आपको बताऊंगी कि जिस प्रकार से एक इमारत है, इमारत कैसे खड़ी होगी? कमरे बनने पे। कमरा कहाँ से बनेगा? पहले दीवार बनेगी, फिर कमरा बनेगा, फिर इमारत होगी। और दीवार कहाँ से शुरू होगी? सबसे पहले जो हम एक ईंट को रखते हैं, तो ईंट, फिर ईंट की सबसे छोटी इकाई रेत का कण होगी। तो सबसे छोटी इकाई जो रेत का कण है वो यहाँ पर क्या होगी? परमाणु होगी। इसी प्रकार से परमाणु छोटा से छोटा कण होता है और इसे हम मतलब जो इसकी हम मोटाई या हम कह देंगे कि इसको किससे मापा जाता है, तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10 की पावर -9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर के होता है। कुछ परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या यहाँ दे रखी है। हाइड्रोजन परमाणु की 10 की पावर -10, जल अणु की 10 की पावर -9, हीमोग्लोबिन अणु की 10 की पावर -8, रेत के कण की 10 की पावर -4, टीटी की 10 की पावर -3, सेब की 10 की पावर -1। अब हम विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही प्रतीक शब्द आता है तो प्रतीक होता क्या है? प्रतीक किसी तत्व को उसके संकेत के रूप में लिखना प्रतीक कहलाता है। जैसे हम कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन को S से, ऐसे और भी कई प्रतीक हम देखेंगे। अब डाल्टन के अनुसार, क्योंकि डाल्टन ने बताया सबसे पहले कि प्रतीक तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि प्रतीक तत्व के 1 या 2 अक्षर से प्रदर्शित होता है, या 1 हो या 2 अक्षर होंगे। प्रारंभ में तो तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए, क्योंकि पहले हमें नाम ही समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस आधार पर नामकरण करें। तो उन्होंने क्या सोचा कि जहाँ पर जो तत्व पाया गया वहाँ के नाम से। तो कॉपर का नाम इसी प्रकार साइप्रस से उत्पन्न हुआ। कुछ तत्व के नामों को उनके विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे स्वर्ण। स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। अब हम आधुनिक या अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था के द्वारा जो हमने IUPAC नाम एक स्वीकृत कराया है कि अभी यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के किसी भी देश, किसी भी कोने में जाकर के यदि हम एल्युमिनियम को एल्युमिनियम AL से ही व्यक्त करेंगे, न कि कोई दूसरा शब्द होगा। आपने देखा होगा कि एरिया बटने से भाषा चेंज हो जाती है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था एक ऐसा है कि यदि हम कहीं पर भी किसी भी देश में जाएं तो हम हाइड्रोजन को H से ही जानेंगे, न कि और कोई दूसरे नाम से। इसी प्रकार IUPAC के अनुसार अधिकतर तत्वों के प्रतीक के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षर से बने होते हैं। प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर AL एल्युमिनियम का दे रखा है। अब यहाँ अपने पास क्या है? एल्युमिनियम। तो यहाँ क्या कर रखा अपन ने? A बड़ा और L छोटा, जबकि अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, L बड़ा और L भी बड़ा। यदि हमने ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। ये हमारा सही रूप है। इसी प्रकार से कुछ तत्व के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के पहले अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर से को संयुक्त करके बनते हैं, जैसे Cl, Zn आदि। अन्य तत्व के प्रतीक को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में उनके नामों से बनाया जाता है। जैसे लोहे का Fe फेरम शब्द से लिया गया है। इसी प्रकार से सोडियम का नेट्रियम शब्द से लिया गया है। अब हम परमाणु द्रव्यमान की जानकारी लेंगे। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं की औसत द्रव्यमान का C12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान मैंने यहाँ नीचे लिख रखे हैं। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का
23। इसी प्रकार से हमें और भी कम से कम कैल्शियम तक के हमें परमाणु भार ज्ञात होने चाहिए। अब इसके बाद हम परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं इस पॉइंट की जानकारी लेंगे।